शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर पहले ही डल चुका था तो मैं अब एक ही बारे में पूरा वन गो कर रहा हूँ। कुछ मिस्टेक्स होंगी तो माफ़ कर देना, देख लेना, कमेंट में पिन आउट कर देना उन्हें, और सब कुछ हमें कवर होगा। क्वेश्चंस भी होंगे, ज़्यादा नहीं है, पर जो जो लगता है कि मेरे को डालना चाहिए वो है। PYQs भी हैं, और मैं यहाँ पे लाइन लाइन में भी PYQs बताता जाऊँगा कि कौन सी लाइन PYQ थी। और नोट्स के लिए टेलीग्राम VPN यूज़ करके तुम कर सकते हो यूज़, है ना। टेलीग्राम में मिल जाएंगे, VPN यूज़ कर लो, और व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या है, रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs साइमल्टेनियसली। पता है सबको, मतलब ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। रिडक्शन क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब तो तभी रिडक्शन है। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो एटम का जो चार्ज होगा ना वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो तो सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ऐसे करके। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल क्या है, तो लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। नोट क्या है, सेम एलिमेंट्स आर कनेक्टेड देन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो हो जाएगी। जैसे ये फ्लोरीन 2 है और एक ही तरह से जुड़ा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। आगे बढ़ते हैं। वन एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। इसमें कैसे है, जैसे कि H2 का तुम्हारा प्लस, यहाँ पे +1 है, NaOH -1, H2 यहाँ पे 0। मतलब H की तुम्हें कौन कौन सी दिख रही है, प्लस दिख रही है, 0 दिख रही है, -1 दिख रही है, तो मतलब अलग अलग हो सकती है। एक्सेप्शन किसकी है, फ्लोरीन की, है ना। यह हमेशा -1 शो करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन के देखो जनरली शो करता है -2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इन शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। एक्सेप्शन क्या है, जो पेरोक्साइड है H2O2 उसमें -1 है, OF2 O2F2 में +2 और +1 है, और सुपर ऑक्साइड में जो KO2 +2 है, मतलब हाफ, हाँ मतलब कि पॉजिटिव हाफ है, 1/2 है। अब सोडियम और ये देख लेते हैं क्या, मर्क्यूरी का। इट इज प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 है, सीधा सीधी बात। K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब यहाँ पे क्रोमियम की। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है, अब इसमें देखो कैसे निकालना है। देखो भाई K2, K की क्या है, 1 होती है, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 K2 है। अब जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, और x कितने है, तो वो 2 है, ठीक है। ये प्लस होगा, यहाँ पे आगे भी प्लस कर दो, और ऑक्सीजन का -2 होता है, पर कितना ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है 7, 7 -2, तो ऐसे करके तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगा 6, और क्या आएगा वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा क्रोमियम का। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स है कुछ, यहाँ पे मैंने पूरा ये दिया हुआ है चार्ट, तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, मैंने बताया टेलीग्राम में मिल जाएंगे, VPN यूज़ करके कर लेना डाउनलोड, और अगर टेलीग्राम नहीं खोलना है तो व्हाट्सएप पे भी मैं दे दूंगा नोट्स, ठीक है। केसेस ऑफ NCERT क्या है, देखो कैरल्स एसिड देखो तो H2SO5 +6 शो करता है, मार्शल एसिड +6 शो करता है, और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, तो वो +6। अब PYQ आया था उड़ीसा और 2019 में, इसका +6 है तो, और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ऐसा ही अगर जहाँ पे दिख जाए तो उसका +6 आ जाएगा, और CBSE में भी आया था 2014 में। आगे बढ़ते हैं, इफ एलिमेंट हैज़ हाई ऑक्सीडेशन, अगर एलिमेंट की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ऐड करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो जैसे कि KMnO4, अब इसमें मैंगनीज +7 है। अब ये जो है इसका इतना ही ज़्यादा है, इसमें इतना ज़्यादा है कि अब ये क्या करेगा, ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। अब एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही बड़ा कम है, अब वो क्या होगा, अब वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, मतलब कि खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा और दूसरे को रिड्यूस करवाएगा, है ना। अब कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि जिनमें माइल्ड या फिर मिड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो HNO2, ठीक है। अब कार्बन सब ऑक्साइड देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे सारे साइड में जो ऑक्सीजन है उनका -2 होता है, +2 होता है, कार्बन का यहाँ पे +2 है, ये वाले में +2 और यहाँ पे 0 है, और इसका टोटल कितना आएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ट्राई ब्रोमो ऑक्टामर ऑक्साइड में कितना है,
तो ये 16/3 इसका टोटल ऑक्सीजन स्टेट आता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, किसके ऊपर पूछा था? स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा था। ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद है लेना। क्रोमियम 6 है, 4 है, 6 है, ऐसे करके। अब यहाँ पे एक पीवीक्यू देख लेते हैं 1995 का। इसमें क्या पूछा है? द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो CO2, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है, तो अभी रिड्यूस नहीं होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। अब कैसे बन सकता है? देखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि +4 में। अब ये क्या खुद को रिड्यूस करवाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा ना। अब देखो, तभी ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। ओके, अब एन फैक्टर के बारे में बात करें। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं। ऑप्शंस होते मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे दिया है, तो मतलब पता होना चाहिए बस। तो मैं जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन दिख रही है, वही एक्चुअली में थोड़ा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। वही मतलब इस पर कंसेप्ट लगा। एन फैक्टर देख लो। एसिड के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिए जितने, HCl के जैसे एन फैक्टर 1 है, H2SO4 के लिए एन फैक्टर 2 है, HNO3 के लिए एन फैक्टर 1 है ना। एन फैक्टर सेम सब्सटेंस कैन वेरी फॉर डिफरेंट रिएक्शन, ये याद रखना है। H3PO4 NaOH4, ये तुम्हारा क्या बन सकता है? NaH2PO4 + H2, और इसमें एन फैक्टर कितना आएगा? 1। बेसिकली क्या है? एन फैक्टर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिवन, मतलब OH आयन कितने दिए, जितने OH आयन दोगे उतने। जैसे NaOH में तुम्हारा 1 रहेगा। अब इसमें OH2 कितने हैं? 2 हैं। OH कितने हैं? 2 हैं, तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा। सॉल्ट में क्या है कि एन फैक्टर इज अ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब NaCl में देखो +1 आएगा, Al2SO4 3 में 6 आ जाएगा। बस ये मतलब नॉर्मल बातें, चैप्टर ऐसे ही होते जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। पूरा रिवीजन चल रहा है, ये पूरा रिवीजन है भाई। अगर मतलब आपने अच्छी तरह पढ़ ली हुई है सब कुछ, बस आपका रिवीजन हो जाएगा तगड़े तरीके से। मैं कह रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री 40-50 मिनट में हो जाएगी ख़त्म। यहाँ पे 25 पेज पे आप पहुँच गए, 83 पहुँचते मेरे को टाइम ही लगेगा। 25 से 50 का बोलते हैं कि पता ही नहीं चलेगा। लगभग मान के चलें तो ये 40 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। 40 मिनट के अंदर पूरी फिजिकल करा दूँगा। चार्ज बात करें तो यहाँ पे एन फैक्टर जो होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन है, ठीक है। अब इसमें जैसे इस पर +1 है, प्लस है, तो इसमें क्या होगा? +1 आएगा। इसमें +3 है तो इसमें 3 आएगा। O2 नेगेटिव में 2 आ जाएगा। एलिमेंट देखो तो ये तुम्हारा एन फैक्टर सीधा बैलेंस के इक्वल है, इसमें ऐसे ऐसे है। तो चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, जैसे कि ये वाली रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पे देखो -1 हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? अगर अभी A x के साथ है, इसमें इधर A y के साथ हो गया। अभी ये B y के साथ है ना, तो B यहाँ पे x के साथ हो गया। बस वही सीन है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास ऑफ एन फैक्टर, ठीक है। H2SO4 का निकालोगे तो मोलर मास 98 होता है ना। अब उसमें तुम एन फैक्टर निकालो, ठीक है। तो H2 बोला है, तो 2 हाइड्रोजन क्या है, तो 2 ऐसे काट के हमारा 49 आंसर आ जाएगा। नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हम आगे पढ़ेंगे, बड़ा कुछ है। एन क्या है? नॉर्मेलिटी है। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले? तो गिवन मास अपॉन द इक्विवेलेंट मास। ओके, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी देख लो। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब KNO4 की टाइट्रेशन देख लो। प्लस Fe2 एसिड में कुछ ऐसी होगी, ठीक है। Mn+2 Fe+3, और बेसिक में Mn+4 Fe+3, और न्यूट्रल में Mn+6 Fe3। KMnO4 इज ए सेल्फ इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये पिंक कलर का है। अब इसने ये हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये कलरलेस हो गया, है ना। MnO4 नेगेटिव पिंक कलर का, और यहाँ पे ये कलरलेस का हो गया, तो ये खुद का एक सेल्फ इंडिकेटर भी है। K2Cr2O7 है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है K2Cr2O7 + Fe+2 एसिडिक मीडियम Cr क्रोमियम + Fe+3। इंडिकेटर्स की बारे में बात करते हैं तो डाइफेनॉल अमीन, पोटेशियम फेरिक साइनाइड, है ना, हो गए। आयोडीन किसका इंडिकेटर है? वो स्टार्च का इंडिकेटर है। तो आयोडीन का आयोडीन जो इंडिकेटर है वो किसका है? स्टार्च का है। लेकिन स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, मतलब आयोडीन में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, ऐसा कुछ।
ओके, शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट 10 मिनट के अंदर में एक चैप्टर कर लिया ना। मोल कंसेप्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या हुआ, जिसने लेवर्जन दिया, क्या बोला था, मास क्या है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक्सेप्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन इसके एक्सेप्शन, मास क्या हो सकता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का देखो तो प्रोस्ट है ना, H2O2 2 16 रेशियो 1:8। क्या मतलब है, अगर नाली का पानी का तुम रेशियो निकालो, समुद्र के पानी का निकालो और नदी का भी निकालो, है ना, H2O2 का तो भाई यही सेम रहेगा रेशियो 1:8। क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नींद आ रही है, सोया नहीं मैं। 1.8 ग्राम ऑफ मेटल burnt in oxygen and formed 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, जो कि होता है 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल burnt in oxygen to 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। चेक करना है कि ये फॉलो करते हैं और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन या नहीं। सैंपल वन यहाँ पे देख लो, मास कितना हुआ है 1.8 ग्राम और ऑक्साइड कितना बना है 3 ग्राम। दूसरे में इतना दिया है, इतना बना है। ऑक्सीजन कैसे करोगे, तो माइनस कर दो सीधा, 1.2 ग्राम, एक इसको डिवाइड करो 1.8 से 1.2 को 1.5 को, से सेम आ रहा है ना। तो ये फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आया गेल लुसाक मॉडल। मैं कॉफी पी लेता हूँ। गेल लुसाक मॉडल क्या कहते हैं, देखो 3 मोल है अगर इसके और 1 मोल है इसका और फिर 2 मोल है इसका, वैसे ही सेम रहेगा। 3 मोल वॉल्यूम, 1 मोल वॉल्यूम, 2 मोल वॉल्यूम। क्यों है ऐसा, सीधा है यहाँ पे रिलेशन है वॉल्यूम इनटू मोल्स के बराबर है, प्रोपोर्शन में है ना, उसके कारण ही हमारा सेम रहेगा। अभी रेशियो भी क्या है वॉल्यूम का, 3:1:2। एटॉमिक मास क्या है या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो ऑक्सीजन का जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो 8 है, 8 का डबल कितना होगा 16, तो उसका मास आया 16। कार्बन का क्या हुआ 6 होता है तो 12 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 आ जाएगा। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 AMU। अब 1 AMU किसके बराबर होती है, तो 1 AMU तुम्हारी मास ऑफ एन एटम के बराबर होती है, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कार्बन, ठीक है। और 1 AMU की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर 1 AMU इन ग्राम निकालना हो तो ये भी बस -24 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम इन AMU, ठीक है। तो AM इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू AMU, ठीक है। ये मतलब फॉर्मूले हैं और थोड़े थोड़े याद रखने होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं यार एक, ये भी पढ़ लेना। फाइंड रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। अब रिलेटिव ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है, वो 16 है ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे मेरे को इसने एटॉमिक मास निकालने को बोला है। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 16 इंटू 1 AMU। तो 1 AMU की वैल्यू में क्या दी थी, ये ग्राम में, है ना, वो डाला और ये किया तो आंसर आ जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 6.022 एटम, या फिर मोल ऑफ एटम या फिर मोलर मास होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू ग्राम होगा। सिर्फ ट्रिक है, सीधा ट्रिक है, कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे निकाल देना। आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। इसमें क्या है A1x1 इंटू प्लस A2x2 होता है होल डिवाइडेड बाय 1 और 100। तो जैसे कि क्लोरीन का 75% होता है, क्लोरीन 35, 25% क्लोरीन है तो 37 वाला है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 75 को 35 से करूँगा, है ना, और 25 को 37 से करूँगा जो कि 100 आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा 35.5 AMU, ठीक है। मोल कंसेप्ट के बारे में बात करें तो 1 मोल एटम कितना होता है, इतना होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल कितना है, इतना होता है। सब सेम है, देखिए 1 मोल ही तुम्हारा 1 Na के बराबर है। अब कुछ है थोड़ा सा, देखो अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना है तो तुम क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय Na। मैं हाथ से करा रहा था ना, इरेगुलर बन रहा है,
पेन से करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर तुम्हें निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से तुम्हें अगर मोल निकालना है तो तुम्हें बस डिवाइड कर देना है किससे, एन से। एन क्या है, तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर है। और अगर तुम्हें मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही बाकी के साथ है, अगर मोल से तुम्हें गिवन वैल्यू वॉल्यूम में निकालनी है एस टी पी एन टी पी तो मल्टीप्लाई करो, और अगर इससे ये निकालना है तो डिवाइड करो। लगता नहीं है इसमें कोई डाउट होगा। अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल कितना दिया हुआ है, गिवन मोल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन N2 अगर फॉर्म में देखें N का 14 होता है तो N2 का 28 हो जाएगा, तो ये आएगा, ठीक है तुम्हारा मोल। अब यहाँ पे देखो 1 N2 में 2 एटम है, अगर 1 मोल N2 हो तो 2 मोल एटम होगा, तो 2 इंटू मोल कितने हैं 1/28, ठीक है। 1 मोल किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है, हम वही लिख देंगे, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब थोड़े बहुत बीच बीच में क्वेश्चन आए हैं, मैंने बोला था क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, तो क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर और 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एस टी। अब मोल निकालना है तो मतलब कि गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, गिवन कितना 20, मॉलिक्यूलर कितना 2, तो 10 मोल आएगा, तो वॉल्यूम कितना आएगा मोल इंटू 22.4, जैसे मैंने बताया था, बस आंसर आ गया। वैसे यहाँ पे है 10⁻21 एटम्स ऑफ कॉपर एट वेट इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम 63.5, ठीक है। मोल कितने हैं 1021 अपॉन एन। अब इसको किया तो क्या तुम्हारा बढ़िया हो रहा है, मोल आएगा 1/600। 1 मोल कैल्शियम में 6 इतना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। एनर्जी लाते हैं ना। H2O, और यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है हाइड्रोजन का, तो 2/18 इंटू 100 तो तुम्हारा आएगा 11.18%। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा 16/18, ठीक है, सो 88.79। बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो एम्पेरिकल फार्मूला हैविंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एम्पेरिकल क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी, यहाँ पे कैसे आएगी, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है ना, ग्लूकोज का। तो अगर एम्पेरिकल फार्मूला हम निकालने जाए, इसका मैंने 6 से डिवाइड कर दिया था, बिल्कुल मतलब जो आ सकता था बेसिक वो ये है C1H2O6 O6 है यहाँ। फक यार, मैंने यार बोला था आपको थोड़ा सा बीच में होगा, तो आप ना देख लेना भाई O6 नहीं है, ठीक है, बीच बीच में कहीं होगा तो मेरे को यार माफ़ कर देना यार, मैंने तो पूरी रात सोया नहीं हूँ, तो यहाँ पे लेक्चर में भी और नोट्स में भी दिक्कत आती है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, बाकी तो सही में ना, ठीक है। तो ये बना एम्पेरिकल फार्मूला। अब तुम इसको एन कैसे निकालते हो, वही मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब बात करते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO है, हैज कॉम्बिनेशन कंपोजिशन फॉलोज क्या है, ये और यहाँ पे पूछा क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इन इतना, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने दिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये दिया वैल्यूज। अब वेट क्या होगा, कार्बन का 12, इसका 1, इसका ये, ठीक है। अब एट परसेंटेज एट वेट कैसे निकालें, तो 46 इसको 12 से करो, इसको इससे करो, इसके साथ करो, 3.89 आएगा, 5.08 आएगा, 3.38 आएगा, ठीक है। अब सिंपल वे में निकालो 3.3, सबसे स्मॉल देखो यहाँ पे, सबसे स्मॉल कौन है, हमने क्या यूज किया है, एक मिनट इसमें भी गड़बड़ तो नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे बस एक गड़बड़ है, ओके इसमें यहाँ पे 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3.39 को तुम जब 3.39 से करोगे राइट तो 1 आ जाता है, और 5.08 मतलब सबसे स्मॉल कौन सा था इसमें, ये था ना, इसी को हम इस सबसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 आया, इसमें 1.5 आया, इसमें 1 आया,
अब सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे और इसमें कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा किसमें आया, हाइड्रोजन में 3। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 और ये। अभी हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। अब एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं कैसे, मतलब कि एन क्या होता है, एन यहाँ पे बताया ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन दी एन, ठीक है। तो अब एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है जो कि 59 होगा, और तो एन तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 आया तो सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, तो C4 6 O4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता है करने में, पर अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए नहीं तो यही अप्रोच होनी चाहिए। शुरू करते हैं। इन द रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद N2 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP। N2 प्लस CH2 2 NH3, 3 मोल में 2 मोल है, 1 मोल में 2/3 मोल होंगे, 5 मोल में 10/3 मोल होंगे, और अगर वॉल्यूम निकालनी है तो सीधा 22.4 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर। भाई कितना आसान तरीके से करिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, सीधी बात, ना बकवास, कोई इंग्लिश नहीं बनूंगा यहाँ पे। जो रिएजेंट, जो भी रिएक्टेंट में सबसे पहले खत्म हो जाए, जो रिएजेंट है ना सबसे पहले कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पे देखो A है, 5B है, C+3D ऐसे कुछ इंडिकेशन है। यहाँ पे 10 मोल दिए, ये 10 मोल दिए, इसके कोफिशिएंट्स इसको डिवाइड करो 10 आएगा, 10 आएगा, इसको इसके साथ करो तो 2 आएगा। 2 पहले खत्म होगा या 10, ज़्यादा टाइम इसको लगेगा 2 को, तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो ये बस याद रखना है जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्शन है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 2 चैप्टर हो गए हैं ना, लगभग 10 मिनट में भी यही हो गया। मोलैरिटी देख लो तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, मास परसेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन भी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। मास परसेंट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जी काई ए या फिर जीटा ए बोल सकते हो इसको, तो काई ए इज इक्वल्स टू Na प्लस NB, है ना, मोल्स ऑफ एम, वही सब है ना, वही। अभी इसका काई और काई बी का अगर प्लस करो तो यूनिटी बनती है, मतलब कि 1। ये भी तुम यूज करो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी देखोगे तो m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg। तो भाई मैंने सॉल्यूशन का ना इधर लाया नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस में सॉल्यूशन हो गया, आगे होगा सॉल्यूशन का शायद से। मैंने आगे बनाया है सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन के लिए, और मेरे को लगता नहीं इसको कोई डाउट होता है, बच्चों ने इसको बहुत अच्छी तरह किया होता है, और सबसे पहला का वो होता है क्लास 12 का, तो इसमें इतना कराया नहीं है। चलो आगे करते हैं ना। इसका थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में देखने को मिल जाता है थोड़ा, फिर इसका सोल्यूशन शायद मेरे को लगता है सोल्यूशन मैंने कराया है, वापस से आगे देख लेंगे। इक्विलिब्रियम देखो एक स्टेज ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल आ जाती है। अब ये किस में होगी, सिर्फ क्लोज्ड वेसल के अंदर होगी, यहाँ पे PYQ है ये। अच्छा, एवरी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन सी है, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, ये तुम्हारी कांस्टेंट होती है। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस ऐसे किया है क्लास में, है ना। अब टाइप देखो यार, फिजिकल हो सकता है, केमिकल्स होता है, आयनिक हो सकता है। फ्रीजिंग में फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड। अभी ग्राफ देख लो, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड जा रही है, और 1 मिनट बाकी इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल आ जाती है। समझ में आया है ना, इक्वेशन ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम दिया है, ये रेट। अब दूसरा वाला ग्राफ देखो तो 1 में ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारा ये ऐसे जा रहा है। अभी किसका है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ग्राफ से ये बहुत आसान है और इजीली समझ आ रहा है। ये इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है ना, प्रोडक्ट यहाँ पे है, रिएक्टेंट इधर, इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। एक्टिव मास देख लेते हैं। एक्टिव मास फॉर लिक्विड्स, एक्टिव मास फॉर लिक्विड्स का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और मोलैरिटी पे। फॉर गैसेस एक्टिव मास तुम्हारा प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पे, और फॉर सॉलिड्स एक्टिव मास तुम्हारा 1 होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट से प्रोडक्ट बनाना है, और एक तो ये एक हो सकता है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारा इक्वल होता है कि FR के, और रेट ऑफ बैकवर्ड के KB, ठीक है। अब ये इसको बराबर कर दिया तो ये ऐसे ऐसे करके कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, और तुम्हारा KF/KP इज इक्वल्स टू P/R, और वो किसकी इक्वल आता है, ये इक्विवेलेंट का। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखो तो ये देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। अब KQ इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालोगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स पहले आएंगे, उसके ऊपर उसका वो आ जाएगा कोफिशिएंट D आएगा, फिर उसके ऊपर उसका कोफिशिएंट
होल डिवाइडेड बाय ए, फिर उसके ऊपर उसका कोफिशिएंट बी आएगा, बी के ऊपर उसका कोफिशिएंट किसके बराबर आएगा, के सी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। के इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, देखो बस प्रेशर आगे लगा देना और कुछ नहीं, बाकी सेम है। अब देखो के पी है वो किसके इक्वल होता है, के सी आर टी डेल्टा एन सी के, और अगर ऐसे करें तो इसको नीचे भेज दें तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल थिंग आती है, जैसे कि जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो रिएक्टेंट से और एक में हो इक्विलिब्रियम, और उसमें क्या है, उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट से, तो मतलब क्या है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो मतलब इक्विलिब्रियम कब अचीव हुआ है, एट द टाइम ऑफ कंडीशन, जब खत्म होने वाला था रिएक्शन तब जाके इक्विलिब्रियम आया है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एंड रिएक्टेंट होगा, यानी कि की इक्विवेलेंट वेरी हाई होगा, मोर देन 1000, एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैव मोस्टली प्रोडक्ट्स। अब एड इक्वेशन देखो तो अब रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव किया था वे बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, की इक्विवेलेंट वेरी लो, लेस देन 1/1000, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो है मोस्टली रिएक्टेंट। अब के की इक्विवेलेंट जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एंडोथर्मिक आएगा और एक्सोथर्मिक आएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के इक्विवेलेंट बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विवेलेंट घटेगा और टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के इक्विवेलेंट बढ़ेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट। यहाँ पे ना गलत है आप यार, कितनी गलती की है, इसका ये होगा ए, क्या है, मैं वापस समझा देता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के इक्विवेलेंट बढ़ेगा और टेम्परेचर अगर घटाओगे तो के इक्विवेलेंट घटेगा, ठीक है, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब एक्सोथर्मिक में अपोजिट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विवेलेंट घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो के इक्विवेलेंट बढ़ेगा, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो भाई, ऐसे ऐसे कुछ है, के इक्वल टू एक्स है, ये डेल्टा एन एक्स है, अब ऐसे है एन है, अब इसकी वैल्यू एन आ जाएगी, अगर ये 1/n दी हुई है तो इसकी वैल्यू 1/n आ जाएगी। तो समझ आ रहा है यार, ये तो बिल्कुल ईजी है, अभी कोई बुद्धि लगाने की चीज़ भी नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि ये रिएक्शन है, इसकी क्या वैल्यू के है और डेल्टा एन की वैल्यू एक्स है। अब यहाँ पे ए क्या आ गया, एन लगा दिया है, तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, एक्स की पावर एन आ जाएगी, एन एक्स। अब अगर मैंने मान ए क्या अगर ये लगा दिया मानो 1/m, तो कि ये इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/m, वही चलता रहेगा। जैसे कि ए इंटू बी क्या है तुम्हारा ये, अब इसमें 2a हो गया 2b हो गया, तो बस इसका स्क्वायर आ जाएगा, कितना इजी है। अब रिवर्सिंग द रिएक्शन, यहाँ पे देखो ये है ऐसे कुछ और ऐसे है, इसमें अगर ये होगा, एक रिएक्शन ऐसे दिया एक ऐसे दिया, तो अगर स्टार्टिंग में x है ना तो दूसरे वाले में कितना होगा 1/x। ये क्वेश्चंस पे इम्पोर्टेंट है यार, ये क्वेश्चंस पे पूछा जाता है, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिंग द रिएक्शन। अब यहाँ पे ए बी में हो रहा है तो के क्यू x1 है, बी सी है तो के क्यू x2 है, सी डी है तो के क्यू x3 है, तो बी भी है, सब कुछ जैसे कि सी सी कट जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी x1 x2 इंटू x3, पूरा मल्टीप्लाई है ना ए टू डी तक। अब रिएक्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सेम लाइक के इक्विलिब्रियम है, इट इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट। अब वो किसी पॉइंट पे जाके पता चलता है, या तो पहले रिएक्शन से पहले या तो रिएक्शन के बाद। अब जो रिएक्शन क्वेश्चन है ना इक्विलिब्रियम की तरह है, पर इसका पता कब चलेगा, एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब समझ में आ रहा है ना, सेम है, इक्विलिब्रियम है, ऐसे है। अभी किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और कैटलिस्ट। अब थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा QC KC से ज़्यादा हो तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर तुम्हारा QC तुम्हारा KC के बराबर है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, और QC लेस देन है KC तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, ये याद है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन PYQ है 1996 का। अब यहाँ पे देखो ऐसे कुछ करके है 2NH3 बन रहा है, तो उसकी वैल्यू है K। अब ये उसका ही उल्टा करके ऐसे कर दिया है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/K। मैंने भी बताया था, कहाँ बताया था, है ना, ये आया ना क्वेश्चन, आया था ना,
अब आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। अभी इसमें डिफाइन करो एक अल्फा परसेंटेज अपॉन 100 अल्फा फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, अब इसमें ग्राम है, इसमें सॉलिड है, गैस का ग्राम है, गैस का ये भी 3 टाइम 0 पे इसके 1 है, इसके 0 है, इसके 0 है। ये पॉइंट डी में कितना 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, अभी 0 था 0 माइनस अल्फा अल्फा आ जाएगा, 0 माइनस अल्फा अल्फा आ जाएगा। आई गेस नो डाउट इन इट। बहुत ही आगे और बड़ी अच्छी स्पीड से कर रहे हैं, आधे घंटे में ही हम 58 स्लाइड्स पे हो गए ना, बस 10 मिनट और लगेंगे मेरे को लग रहा है तो हो जाएंगे। अब केसी का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन वॉल्यूम इंटू अल्फा अपॉन वॉल्यूम होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम। के भी किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू पी टोटल इक्विलिब्रियम। ये प्रेशर वाला है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन वाला है। अब 1 इंटू 4 है, 2 इंटू 2 में हो रहा है, तो इसमें 1 मोल है, इसमें 10 मोल है, तो इसमें क्या आएगा 1 माइनस अल्फा, इसमें आएगा 2 अल्फा। के सी से अगर करो तो ये आएगी, के बी से करो तो ये आएगा। ओके, अल्फा का और क्या फॉर्मूला है, एम टी माइनस एम नॉट एन माइनस 1 एम नॉट। एम टी क्या है, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, एम नॉट क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, सॉरी ये मोलर मास। अल्फा में डी माइनस डी, एन माइनस 1, अब डी यहाँ पे क्या है, एम टी बाई 2, यहाँ पे वाली की थियोरेटिक वेपर डेंसिटी है तुम्हारी डी बड़ी वाली, और इस स्मॉल वाली क्या है, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। आई क्या होगा, यहाँ पे मैंटो फैक्टर होगा, इसका भी ये फॉर्मूला होता है, अपनी इक्विलिब्रियम में बढ़ते हैं, है ना, एम टी बाई एम नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस अल्फा। आयनिक इक्विलिब्रियम देख लो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्लोज कंटेनर में होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वीक हो सकते हैं। जो ये स्ट्रॉन्ग होगी वो इरिवर्सिबल है, जो वीक है वो रिवर्सिबल है। इसमें अल्फा लेस देन 1 होगा, इसमें अल्फा 100% 1 के बराबर है, और ये 100% से कम होगा, यह आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है। एसिड बेस है ना, एसिड में तुम्हारा ब्लू से रेड हो जाएगा, बेसिक तुम्हारा रेड से ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा। तो बेस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, एसिड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अच्छा, विच कांट एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, तो ये नीट दौरान इसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है HCl। अच्छा, तो बस मैंने इसमें ना क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में इतना ही कराया था, इसमें थोड़ा आगे और भी था, मैंने डिवाइड मतलब कर दिया, मतलब कि वो इतना था नहीं, उससे इतने क्वेश्चन पूछे भी नहीं है इतने पास्ट ईयर्स में, है थोड़े बहुत, पर आपको वो करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है आपको, पूरा नहीं पढ़ना है। तो 32 मिनट्स में हमने जितना किया वो बहुत है। तो अब आगे जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहता है, बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, शायद से 2 या चैप्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे चलेगा, फिर थोड़ा सा और चलेगा, 2 चैप्टर। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लो, ये गैल्वेनिक सेल हो सकता है और वोल्टेक सेल हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो, इसका क्या होगा, डैनियल सेल। अब लोन क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या हुआ है, ये बीच में क्यों आ जाता है, एक मिनट, नोट्स पे खराबी नहीं होनी चाहिए ना, आपको देने हैं नोट्स। तो डैनियल सेल तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, ठीक है। लोन क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी, किस पे होगी, अनोड जो कि नेगेटिव होगा, है ना, अनोड नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तो अल्टीमेटली क्या रिडक्शन होगी, तो वो कैथोड पे होगी, ठीक है। अनोड किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, इस साइड वाला, अगर सॉल्ट ब्रिज याद है। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, एनोड से कैथोड होगा, करंट का जगह कैथोड से एनोड, पता है यार, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। सेल रिएक्शन देखो तो जिंक प्लस CO+2 ऐसे ऐसे करके सेल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी। अब यहाँ से ये क्या बन रहा है, ऐसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऐसे आएगा ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला ऐसे। ई नॉट ऑफ सेल जो कि 1.1 वोल्ट होती है, किसकी, गैल्वेनिक सेल की। रिप्रेजेंटेशन यार समझ आ गया ना, कि पहले जिंक लिखोगे तो फिर कितने में ऑक्सीडेशन हुआ ऐसे करके, बीच में ऐसे डाला हुआ है सेपरेट करने के, है ना, और फिर प्लस फिर C, बहुत आसान है। अब इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड,
आर माइनस ई नॉट ऑफ एन और आर। आर का क्या मतलब है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल को हम बोल लेते हैं, नहीं है। अब जो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा उल्टा ही होता है फिक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब माइनस माइनस लगा देना है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और प्लस में। सॉल्ट ब्रिज देख लो, ये पेस्ट होती है पॉलीसेकेराइड की, अगर जल से बनती है और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मेक अ कंप्लीट इनर्ट सर्किट विदाउट मिक्सिंग सोल्यूशन, ये बनाता है एक कंप्लीट इनर्ट सर्किट विदाउट मिक्सिंग द सोल्यूशन और मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन। अभी जी नॉट क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी होती है। अभी किसकी इक्वल है? माइनस एन ई की इक्वल है। एन क्या है तुम्हारा? तुम्हारा एन फैक्टर ये अब एफ क्या है तुम्हारा? फैराड है, ई नॉट सेल है। अभी ये इसका फॉर्मूला भी आता है ना, आठ माइनस आर टी एल एन के। और अगर तुम्हें कुछ और निकालना हो तो एन थ्री इंटू ई थ्री ऐसे करके होता है एडिशन वाले में। नेक्स्ट इक्वेशन देख लो भाई। नेक्स्ट इक्वेशन में फैराडे तुम्हारा 96 एफ 500 होता है, ठीक है। और आर यानी आर की वैल्यू तुम्हें पता है, ये गैस वाला होता है, गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, ठीक है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.3 RT डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है log 10 क्यू क्यू रो। अब ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन log 10 क्यू की वैल्यू क्या की? ऐसे ऐसे कुछ है, पी सी ऊपर सी इंटू डी होल ऐसे करके डी फिर बी। यार ये बहुत आसान है, ये तो सबको पता होता ना, क्या अभी कर रहा है यार पीछे इक्विलिब्रियम है ना। बस वो इसको देख लो, नोट्स तुम्हें वैसे मिल जाएंगे, तुम अच्छी तरह रिवाइज कर लो। मैं तो वैसे भी थोड़ा समझा के कर रहा हूँ, तुमने देखना ही फ्लो स्टेट में, तो तुम्हारा 5 से 10 मिनट या फिर 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम रिवाइज हो जाएगा। अब फाइंड करना है EMF ऑफ सेल। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर एक्वस में एज रिडक्शन हुआ है ना, ई नॉट सेल इतना दिया है। EMF निकालना है, पहले रिएक्शन लिख लो, ठीक है। रिएक्शन ये बनी, ई सेल क्या होगा? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06। 0.06 होता नहीं है इसमें, हम 0.05 9 लेते हैं ना, और हम इसको ये मान के चलेंगे। तो एन क्या होगा तुम्हारा? फैक्टर, ठीक है, और log 10 क्यू। और तुम कैसे करके तुम्हारा एन का वैल्यू क्या है? 2 आ रहा है ना। चेंज कितने का मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। तो ये तो बस यहाँ पे Mg+2 का कंसंट्रेशन पहले दिया हुआ जो है ना 0.01 मोल है, तो ऐसे करके दिया है और इसका जो इतना है, तो बस इसको डिवाइड करो, ये आएगा Q 10⁵। अब ऐसे करते चलो, हमारा आंसर आ जाएगा log 10 5 आ जाएगा आगे, है ना। log 10 की वैल्यू इतनी, तो बस 3.17 आया था, 0.2 है, इसको डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो 3.02 तुम्हारा आंसर। बहुत आसान तरीका है यार, पूरा एकदम स्टेप्स दिया हुआ है कि कौन सा कैसे करना। कंसंट्रेशन ऑफ सेल देखो तो सेम मटेरियल इज यूज्ड विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। एट एनोड तुम्हारा जिंक दिया हुआ, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। एट कैथोड ऑक्सीडेशन का होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है एट एनोड, है ना। और कैथोड में रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। नेट रिएक्शन देखो तो ऐसे हो गया ना, तो ये करा दिया यार, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब ये देखो यार, मैं PDF तो देने वाला हूँ, मैं क्या ही करवा सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ कि इसका क्या हो सकता है। करना तो रिवीजन आपको होती है। ये 40 मिनट का वीडियो तो एक बहाना है, इसमें बस आपका जिसको मतलब सुनना हो, लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो, वही आराम से कर ले, और जिसको ना भी सुनना हो वो नोट्स खोल के ही, मेरे नोट्स खोल के ही कर लेगा, है ना। 83 पेज के अंदर पूरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो, है ना। LiKBa स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम, है ना, नाइट्रोजन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। अब ये सब नेगेटिव में होंगे और ये वाले पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। अब लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? तो वो लिथियम का होगा। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? तो फ्लोरीन का होगा। हाइड्रोजन का ये होता है SHE बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे ही है ना, SHE होता है, शी है। रिड्यूसिंग पावर देखें तो टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा।
मेटल डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर ऊपर वाला रिप्लेस करेगा, ठीक है, इसमें ऊपर वाला रिप्लेस करेगा। अगर तुम्हारा कैल्शियम और ये दिया हुआ है, नहीं सोडियम दिया हुआ है एक रिएक्शन में, तो अगर किसी को रिप्लेस करना है किसी को, तो सोडियम नहीं करेगा, कैल्शियम कर देगा। पर ये सिर्फ होता है मेटल्स में, ये याद रखना। तो मतलब ये यहाँ पे बाकी सुनो, तो इधर ही होगा। ये कॉपर को हटाना है तो ये कर देगा, है ना। ये है तुम्हारा, तो ये कर देगा, प्लेटिनम कर देगा, है ना। अगर तुम्हारा मर्क्यूरी दिया हुआ, प्लेटिनम दिया हुआ, तो ये इसको कर देगा रिप्लेस। बस याद करना यार, मेटल वाले अगर मेटल कोई दिया हुआ वैल्यू, ऊपर वाला जो होता है वो रिप्लेस कर देगा। अब इसको कैसे याद रखोगे ऊपर वाला कौन है, तो मैं याद होनी चाहिए। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारे पास नॉन मेटल नहीं होता, बाकी सब सेम है, बस इसमें नीचे वाला जो है रिप्लेस करेगा। फिर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या आती है, PDD फॉर NaCl, है ना। ऐसे ऐसे केस में देखो कैटायन, आयन विच विल माइग्रेट फर्स्ट विच हैज ग्रेटर E नॉट R, है ना, वाइल विच इज बिलो ECS, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नीचे है। फिर आता है केस 2 फॉर एन आयन टेंडेंसी टू माइग्रेट, है ना, सबसे ज़्यादा आयोडीन और सबसे कम सल्फेट। ये आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इसमें ACSO4 एक्वस 03 सब दिया हुआ है। अब इसमें CSO4 से पहले SO4 करेगा, कौन करेगा, तो ये देखने में क्या मिलेगा, है ना, CU कर लेगा ना, है ना, सबसे पहले, फिर O2 करेगा। वही मैंने यहाँ पे एक हिसाब से समझा दिया ना कि कौन पहले करेगा रिप्लेस, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेट, तो उस हिसाब की यहाँ पे बैटल चल रही है। तो आई गेस पूरा चैप्टर ये वाला हो गया। और यहाँ पे फेराडे फर्स्ट लॉ देख लो, V इंटू क्यू, क्यू क्या होगा, चार्ज होता है, W इक्वल्स टू ZQ, है ना, W इक्वल्स टू EW और F इंटू Q, और ये फॉर्मूला है। रेजिस्टिंग का फॉर्मूला पता है सबको, रेजिस्टिविटी का पता है सबको, कंडक्टेंस का पता है सबको, इसको कप्पा बोलते हैं, 1/ρ होता है, L/RA होता है ना, ऐसा करके। अब इसको मुँह बोलेंगे तो इसको मुँह बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंडक्टेंस को मुँह बोलेंगे, उल्टा होता है ना रेजिस्टेंस का। सेल कांस्टेंट देख लो, ऐसे ऐसे है ना, ये ओके। बस 10 स्लाइड और फिर शायद मैं सो जाऊंगा यार, मुझे लेक्चर नहीं हो रहा है कंप्लीट, फिर भी मैं आंखें खोल खोल के कर रहा हूँ। फिर हमें क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट का यहाँ पे ये पोलैरिटी है और यहाँ पे ये नॉर्मलिटी है। के क्या है तुम्हारा कप्पा है, बस इक्वेशन है। इक्विवेलेंट वाली निकालनी हो तो इसको ऐसे करो, इनफैक्टर से डिवाइड कर दो, कौन सा वाली को मोलर वाली को, और ये तुम्हारा ग्राफ होता है, ऐसी इक्वेशन होती है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ये वाला नीचे जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें अल्फा 1 होता है, इसमें अल्फा 1 के इक्वल नहीं होता। कॉल्स लॉ दिया हुआ है, उसका तुम देख सकते हो, एक जो मतलब तुम्हारा मोलर वाला होगा उसमें तुम्हारा मल्टीप्लाई होता जाएगा और इक्विवेलेंट में नहीं होगा। कौन नहीं होगा, कोफिशिएंट। एप्लीकेशन देख लो, ये है ना, इस तरह कुछ है नहीं यार, ये देख लो क्वेश्चन, CH3 से 91 आएगा, सेल्स में 47 कुछ बनाना है इसमें, CH3COOH बनाना है ना। आपको कौन किसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे देखो 91 CH3COOH लोगे तो तुम ऐड करोगे उसको HCl के साथ, है ना, HCl के साथ तुम ऐड करोगे और माइनस कर दोगे NaCl के साथ, तो तुम्हारा ये बताएगा क्या 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 CH3COOH। ओह, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है पूरा, इसको तुम नोट्स में देख लेना, सॉल्व अच्छी तरह कराया हुआ, हर एक रीजन एक्सप्लेन किया, थोड़ा राइटिंग भी खराब होने लगा था इधर तक,
बैटरी देख लो यार, प्राइमरी बैटरी कैसी होती है, लिग्निन होगी, मर्क्यूरी बैटरी होगी, सेकेंडरी बैटरी होती है जो लेट स्टोरेज बैटरी होती है ना, देखो कैडमियम की। फिर हमारे पास सोल्यूशन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने आपको बोला था कि इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कराएंगे, तो उसमें सोल्यूशन को थोड़ा ठुक गया क्या रह गया था, तो यहाँ पे कराया हुआ। तो हेनरी लॉ जैसे, तो पी इक्वल्स टू के एच एक्स के बराबर होता है ना, हेनरी कांस्टेंट है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। इसमें होता क्या है, बस सॉलिडिटी और गैस जो है ना इन लिक्विड वो इक्वल होती है पार्शियल प्रेशर में। फिर यही अगर ये बढ़ा तो सॉलिडिटी और गैस क्या होगी, घटेगी, ये याद रखनी है बस। लिमिटेशन देख लो, गैस लिक्विड रिएक्शन नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब ये टेम्परेचर बढ़ा या घटा उसके ऊपर बड़ा दिक्कत आता है, प्रेशर का बड़ा दिक्कत है ना। और ये इसका ग्राफ है, कार्बोनेटेड ड्रिंक इसका है वो। और सी ड्राइवर्स बेंट ना हो तो हीलियम यूज लेते हैं, अरे बेंट पड़ जाते हैं ना जब वो सी ड्राइवर्स तो टैंक के ऊपर आते हैं, क्योंकि उनके सिलेंडर में गैस ही दूसरी होती है नाइट्रोजन, उसके कारण तो वो ये ना पड़े ना, उसके लिए हम हीलियम यूज़ करते हैं। फिर हाई एल्टीट्यूड में वो रोल्ट लॉ देख लो, ए प्लस बी पी ए जीटा है, तो बस प्योर ये प्योर वाला होता है ना, पी ए है, ये ऐसे ग्राफ है इसका, ये आइडियल वाले का होता है ना, आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है जो रोल्ट लॉ। इसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे एंथैल्पी 0 होनी चाहिए और वॉल्यूम जो है वो 0 होना चाहिए, और इसका एंट्रोपी मोर देन 0 चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, जी मिक्स नेगेटिव होना चाहिए। नॉन आइडियल का देख लो, इतना सोचा था इससे ऊपर चले गया, इतना सोचा था इससे नीचे चले गया, मतलब ये नॉन आइडियल फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये वैल्यू है, ये सब जाता है। और रिलेटिव प्रॉपर्टी, ये रिलेटिव वेरिंग में प्रेशर है ना, इसका फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी जीटा रो, ऐसे फॉर्मूला है। फिर ये क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा डी वी के वी, ये वो क्यूबुलोस के पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है। फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सी आर टी। अब जहाँ पे तुम्हारा 100% हो रहा होगा ना, तब ये वाले फॉर्मूला आराम से लग जाएंगे। 100% की डिसोसिएशन यानी कि अल्फा 1 है। अब जहाँ पे कहीं पे कम हो रहा होगा तो तुम्हें वहाँ पे आई लगाना होगा, मतलब कि बेंटो फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो भाई पूरा 50 मिनट यानी कि यार मान के चलो पूरा 45 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे आलस वाला चैप्टर था, बीच में 1-2 मिनट में ब्रेक भी ले लिया, पता नहीं क्यों, पर मतलब कि लेक्चर था ये थोड़ा सा आलस के साथ, मैं सोया नहीं था। पर मैंने अगर ज़रूरी अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट्स में रिलीज़ करा दूँगा। वो है ना, ये पूरा PDF आपको किस पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नहीं है पूरा PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल में आपको पूरा मिल जाएगा। तो आपको बस वो ज्वाइन करना है और पूरी लिंक आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चन के साथ। तो बस इतना ही था, मैंने आपको वादा किया था फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा रिवीजन लेक्चर लाऊंगा। देखा 47 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री होगा। अब देखते हैं कि मैं क्लास 11 की बायो का करा दूँ, अभी सोचूंगा मैं, तो ऐसा 1-2 घंटा सोने के बाद है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।